हेलो स्टूडेंट। कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान का 9वां पाठ ईस्वी सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन और विशेष रूप से भारत में ब्रिटिश शासन की नीति रीति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ईस्वी सन 1857 में भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। इस घटना को भारत में राष्ट्रवाद के उदय के महत्वपूर्ण तत्वों में प्रथम घटना के रूप में माना जाता है। कहने का मतलब यही से हमारी आज़ादी की चळवळ शुरू हुई। राष्ट्रवाद यानी अपने देश के प्रति हमारा प्रेम और उत्तरदायित्व। ईस्वी सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के उद्भव और उसके कारण क्यों हुआ, तो भारत में अंग्रेजों द्वारा सत्ता स्थापित करने के लिए अपनाई हुई दमनकारी कूटनीति के कारण भारत में भारी मात्रा में पैदा हुआ असंतोष ईस्वी सन 1857 के संग्राम का मुख्य कारण था। यह असंतोष क्यों पैदा हुआ, इसका ब्यौरेवार कारण अब हम जानेंगे। तो भारत में अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए अंग्रेज सत्ता ने हमारे ऊपर बहुत सारे अन्याय अत्याचार किए थे, तो इसके लिए ये हुआ। पहला है सामाजिक और धार्मिक कारण। तो कंपनी सरकार ने सामाजिक सुधार की जो रीति अपनाई थी, इससे लोगों में भय पैदा था। लगा कि कंपनी सरकार इरादापूर्वक ईसाई धर्म स्वीकार कराकर भारत के धर्म और संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। सेना में, जेलों में तथा रेलवे में भारत की सामाजिक व्यवस्था की बारंबार अवगणना की जाती थी। समाज का बड़ा भाग उस समय रूढ़िवादी था, इसलिए नई परंपरा परिवर्तनों ने उनमें असंतोष पैदा किया। परिणाम स्वरूप कुछ लोग अपने सामाजिक धार्मिक ढांचे को टिकाए रखने के लिए इस संग्राम में जुड़े। तो हमारे सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के लिए हम बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो हमें कंपनी सरकार ने जो सामाजिक सुधारवादी नीति लागू की, इससे लोगों को ये लगा कि ये कंपनी सरकार तो हमें ज़बरदस्ती ईसाई धर्म कराकर हमारे धर्म और संस्कृति को नाश कर देंगे। दूसरी बात की सेना थे, जेल थे, रेलवे था, वहाँ भी हम भारतीयों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होता था। इसी तो दूसरा कारण है आर्थिक कारण। तो उस समय अंग्रेजों की आर्थिक नीति भारत के द्वारा इंग्लैंड को समृद्ध बनाने की थी। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के अधिकांश वर्ग आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए। जमींदार और किसान भूमिहीन हो जाने से उन्होंने संग्राम में भाग लिया। दूसरा आर्थिक कारण था कि अंग्रेज क्या चाहते थे कि भारत के भोग से अंग्रेज इंग्लैंड को यानी कि लंदन को पैसादार बनाए। राजनीतिक कारण भी था कि ईस्वी सन 1764 के बक्सर के युद्ध में विजय के बाद दीवानी सत्ता मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी ने विस्तार की नीति अपनाई। कंपनी के अधिकारियों ने अन्यायी कूटनीतियाँ तथा अनुचित गठबंधन से भारत के बहुत से प्रदेशों पर सत्ता स्थापित की थी। इस नीति का भोग बनने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा बिहार के जागीरदार राजा कुंवर सिंह जैसे अनेक नेताओं ने आगे चलकर इस संग्राम में नेतृत्व किया। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और ये हार के बाद कंपनी शासन स्थापित हुआ और कंपनी ने विस्तारवादी नीति अपनाई कि धीरे धीरे ये भी मेरा करके के हुए। तो ये कारण की वजह से भी संग्राम शुरू हुआ। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण था सैन्य कारण। तो विशाल भारत में ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों की संख्या कम थी। सेना में भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात लगभग 6:1 था। तो इसे अंडरलाइन करो, कितना था? 6 ब्रिटिश अंग्रेज सैनिक के सामने 1 ही भारतीय सैनिक था। सेना में उच्च पद अंग्रेजों के लिए आरक्षित रखे जाते थे। भारतीय सिपाहियों को पदोन्नति के अवसर बहुत सीमित थे। भारतीय और अंग्रेज सिपाहियों के वेतन में भी बहुत अधिक अंतर था, मतलब उनको पगार भी बराबर नहीं मिलती थी। भारतीय पैदल सिपाही को मासिक 7 रुपये ही मिलते थे, जबकि अंग्रेज सिपाही को मासिक 150 रुपये वेतन मिलता था। तो देखो, भारत के जो सिपाही थे पैदल, मतलब भूमि सेना जिसे हम कहते हैं, उसको पूरे महीने के 7 रुपये पगार मिलती थी, जबकि जो अंग्रेज थे उनको 150 रुपये पगार मिलती थी। अंग्रेज अफसर भारतीय सिपाहियों को बहुत हल्का और तुच्छ समझते थे। उस समय भारतीयों के लिए समुद्र पार करने की मनाही थी, मतलब हम ये मानते थे कि हम समुद्र को लांघ नहीं सकते, हमारे धर्म के विरुद्ध था। उसका पालन नहीं करने वाले को अपने समाज में जाति से बाहर कर दिया जाता था। ऐसा होने पर भी भारतीय सिपाहियों को अनिवार्य रूप से विदेशों में ब्रिटिश युद्ध करने के लिए भेजा जाता था। इसलिए अन्य भारतीयों की तरह ही अन्य सिपाहियों को भी लगा कि उनका धर्म खतरे में पड़ रहा है। सिपाही भी भारतीय समाज का एक अंग होने के कारण सामान्य प्रजा को भोगने पड़ते दुखों का सीधा प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ा था। और अंतिम कारण था
और दूसरा कारण था तात्कालिक कारण के जो परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न होते थे। विदेशी शासन के विरुद्ध लोगों का रोष क्रमशः अलग अलग क्षेत्रों पर बढ़ता जाता था। इसी दौरान ईस्वी सन 1857 के जनवरी महीने में भारत की सेना में एनफील्ड राइफल दाखिल किया गया। अंडरलाइन करो इसे, एनफील्ड राइफल इंपॉर्टेंट है ये। उसमें उपयोग की जाने वाली कारतूस बनाने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग होता था। इस कारतूस को उपयोग करते समय दांत से तोड़ना पड़ता था। धार्मिक दृष्टि से क्रमशः हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की भावनाएं आहत हुई। मतलब ये हमारे अंदर गाय को पवित्र मानते और मुस्लिम सूअर को छूना अशुभ मानते। तो ये जो कारतूस थी उसको दांतों से तोड़कर बंदूक में भरना पड़ता था। तो ये हमारे धार्मिक भावनाओं का खंडन होता है। उन्हें ऐसा लगे कि अंग्रेज उन्हें धर्मभ्रष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने अपने ऊपरी अफसरों से इस संबंध में शिकायतें की, परंतु उसका संतोषजनक उत्तर न मिलने पर सर्वप्रथम बैरुक पर, इसे अंडरलाइन करो, सर्वप्रथम बैरुक की 19वीं पलटन के इस चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि पूरी पलटन को ही बिखेर दिया। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया, धार्मिक भावना है तो ये वापस नहीं लिया, लेकिन पूरी पलटन को ही निलंबित कर दिया, निकाल दिया। अब आगे देखते हैं कि संग्राम का आयोजन और मंगल पांडे। ईस्वी सन 1857 के मई महीने की 31 तारीख को पूरे देश में एक साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत के समक्ष संग्राम का आयोजन किया गया। संग्राम यानी युद्ध। नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, अवध का नवाब आदि उसमें शामिल हुए। कुशल और बहादुर सेनापति तात्या तोपे और कुशाग्र बुद्धि से आयोजन करने वाले रंगो बापूजी तथा प्रखर विधिवक्ता पत्रकार अजीमुल्ला खां भी परिश्रम कर रहे थे। संग्राम के लिए प्रजा को तैयार करने के लिए सैनिकों के लिए प्रतीक रूप में रोटी और प्रजा के लिए कमल के प्रतीक गांवों तक पहुंचा दिए गए। मौलवी हो, पुजारी हो, भक्त हो, फेरी वाले, लोक नायक और ओलिया तथा भजनिकों ने लोगों को ये संदेश पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो 1857 की ये भूमिका तैयार की गई थी। एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस उपयोग करने का मंगल पांडे ने विरोध किया। इस घटना के कारण 31 मई को निश्चित किए गए संग्राम की शुरुआत थोड़े दिन पहले ही शुरू हो गई। आयोजन बिखरने के परिणाम स्वरूप लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। मतलब जो आयोजन था उससे पहले ही ये शुरुआत हो चुकी, इसीलिए हमें इसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र के नगवा गांव के ब्राह्मण परिवार में जन्मे और 7 रुपये वेतन से ब्रिटिश सेना में जुड़े मंगल पांडे 29 मार्च को संग्राम के लिए तैयार हो गए। 26 मार्च को मंगल पांडे युद्ध के पोशाक में सज धज कर, माथे पर तिलक लगाकर मैदान में आए। बाकी सैनिकों को भी ललकारा। सैनिक उनके साथ थे, परंतु 31 मई तक राह देखने के लिए सहमत थे। मंगल इतनी धीरज नहीं रख सके। उन्हें पकड़ने का आदेश मेजर ह्यूमन ने दिया, परंतु कौन माने। मंगल के राइफल ने उसे भून डाला। दूसरे अफसर को भी मंगल पांडे ने धूल चटा दी। भारतीय सैनिकों ने इस पवित्र ब्राह्मण को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। अंत में ब्रिटिश सैनिकों का घेराव बढ़ जाने पर मंगल पांडे ने आत्म बलिदान का मार्ग पसंद किया। अपनी राइफल की गोली छोड़कर वे जमीन पर गिर गए। खून से लथपथ सिपाही को ताबड़तोब हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि उनसे 1857 के संग्राम के आयोजन की जानकारी प्राप्त करनी थी। तो ये थे हमारे मंगल पांडे जी, जो 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम हीरो, प्रथम शहीद हम जिसे कहते हैं। 6 अप्रैल 1857 से मंगल पर सैनिक अदालत का नाटक शुरू हुआ। पूरी कार्यवाही अंग्रेज में चलाई गई और फांसी की सजा सुनाई गई, परंतु अंग्रेजों को इन देशभक्त के पास से कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी। 8 अप्रैल को सवेरे 5:30 बजे मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इस तरह मंगल पांडे सन 1857 के संग्राम के प्रथम शहीद बने। इसे अंडरलाइन करो और 8 अप्रैल वाला भी अंडरलाइन करके रखना। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए ये जानकारी भी अब इम्पोर्टेंस है। शिक्षक महोदय, ये तो हम देख लेंगे। अब नीचे के 1857 का संग्राम कहाँ से हुआ, यह भारत के मानचित्र में देखो। ये अरब सागर है, सांतलवाड़ी, बेलगाम, सतारा, कोल्हापुर, आबू, ग्वालियर, इंदौर, दिल्ली, मेरठ, बैरकपुर, आगरा, कालपी, लखनऊ, अयोध्या, इलाहाबाद, बनारस, जगदीशपुर, बांग्लादेश, भूटान। ये जो भारतीय मानचित्र है वो उस समय ये जो पूरे रियासतें थी छोटी छोटी, एकमात्र पूरा भारत का मानचित्र नहीं था। और यहीं से 1857 का मुख्य केंद्र रहा था संग्राम का।
हम आगे देखते हैं अभी कि संग्राम का फैलाव और उसके नेता। तो दिल्ली और बहादुर शाह जफर। तो संग्राम का फैलाव कैसे हुआ और उसके मुख्य नेता कौन थे? तो दिल्ली में देखे तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे। मेरठ के सिपाही 11 मई की सुबह ही दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने वहां के सिपाहियों की सहायता से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 80 वर्ष के वृद्ध बहादुर शाह जफर को समझाकर अंत में हिंद के सम्राट के रूप में घोषित किया गया। बहादुर शाह द्वारा संग्राम का नेतृत्व स्वीकार किए जाने से संग्राम को प्रोत्साहन मिला और संग्राम देश के अनेक भागों में फैल गया था। जहाँ से शुरुआत हुई वही दिल्ली से और ये बाकी देशों में भी फैल गए। अब कानपुर में देखें तो कानपुर और नाना साहब। तो कानपुर में 4 जून 1857 से संग्राम शुरू हुआ। संग्रामकारियों ने शहर को अधिकार में लेकर पेशवा नाना साहब को नेतृत्व करने के लिए विवश कर दिया। 22 दिनों के घेराव के बाद अनाज पानी घट जाने पर अंग्रेजों को शरणागति स्वीकार करनी पड़ी थी। यहाँ भी संग्राम में विजयी हुए। फिर आते हैं बिहार में। तो बिहार में कुंवर सिंह थे। बिहार में पटना जगदीशपुर संग्राम के मुख्य केंद्र थे। जगदीशपुर के 70 वर्षीय जागीरदार कुंवर सिंह ने संग्राम का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने एक नौजवान की तरह लड़कर अंग्रेजों का वीरतापूर्वक सामना किया। एक बार उनकी कलाई में गोली लगी। घाव का जहर शरीर में फैल न जाए इसके लिए स्वयं अपनी तलवार से हाथ की कोहनी में से काट कर गंगा नदी में अर्पित कर दिया। देखो कितना वीर था और कितनी राष्ट्रभावना थी कि संग्राम में पूरा सहयोग न दे सके, हाथ में यदि गोली लगी तो उन्होंने हाथ ही काट कर फेंक दिया। उन्होंने मृत्यु से पहले अपना जगदीशपुर अंग्रेजों के कब्जे में से छुड़ा लिया था। मतलब यहाँ भी अंग्रेज सल्तनत की हार हुई थी और हमारे वीरों का विजय हुआ था। अब हम आगे देखते हैं तो झांसी में। तो झांसी में कौन थी? वीरांगना लक्ष्मीबाई। तो झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। उनके दत्तक पुत्र के गद्दी पर के अधिकार को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए लक्ष्मीबाई भी संग्राम में जुड़ गई थी। वे संग्राम के बहादुर नेताओं में से एक थी। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए स्त्रियों की एक सेना तैयार कर ली थी। वे वीरतापूर्वक लड़ी। अंग्रेज अधिकारियों के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई 1857 के संग्राम के नेताओं में श्रेष्ठ स्त्री नेता थे। तो झांसी में भी उन्होंने अपना परिचय गाड़े। अब दूसरा आता है बहादुर सेनापति तात्या तोपे। तो कानपुर के नेता नाना साहब पेशवा ने सेना के नेतृत्व बहादुर और शक्तिशाली तात्या तोपे को सौंपा। तात्या तोपे नाना साहब के बहुत ही विश्वासी व्यक्ति थे। कानपुर की मुक्ति के लिए सेना का सेनापति पद तात्या ने निष्ठापूर्वक संभाला। यह उनके जीवन का पहला सेनाधिनायक पद था। तो ये साथ में मिलकर उन्होंने लड़ा। फिर तो 2 वर्षों तक तात्या तोपे समग्र देश की सशस्त्र क्रांति पर छा गए। न कानपुर में लेकिन पूरे देश में उन्होंने अपनी क्रांति के परचम लहराए। उन्होंने कालपी को मुक्त करवा दिया। तात्या तोपे जितना युद्ध किसी भी सेनापति ने नहीं लड़ा था। उसके बाद भी देखे तो इसके बाद भी उत्तर प्रदेश में बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ तथा गोरखपुर में भारतीय सैनिक संग्राम में जुड़े थे। राजपूताना में देखे तो अजमेर, नसीराबाद, आबू आदि भी मध्य भारत में ग्वालियर, मंदसौर, इंदौर और धार में भी संग्राम के दृश्य देखने को मिले थे। दक्षिण भारत में सतारा, कोल्हापुर, सामंतवाड़ी, नारगोड़ और धारवाड़ी में संग्रामकारियों ने प्रयास वीरतापूर्वक किए, परंतु छिटपुट्टे मतलब एकजुट नहीं। तो ये तो हमने देखे मुख्य केंद्र। अब देखते हैं 1857 के संग्राम में गुजरात कहाँ था। तो गुजरात में संग्राम का आरंभ अहमदाबाद की 7वीं सैनिक टुकड़े ने जून 1857 में किया था, परंतु उन्हें तुरंत दबा दिया गया था। पंचमहल के दाहोद, जालोद और गोधरा में जुलाई महीने में संग्राम की घटनाएं घटी थी। सैनिकों ने लोगों की मदद से सरकारी कार्यालयों को कब्जे में कर लिया, परंतु सरकारी दलों ने उन्हें हराया। पंचमहल के नायकड़ा लोगों का संग्राम लगभग 1 वर्ष तक जारी रहा था। गुजरात में भी संग्राम हुआ था लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली थी। अब आगे देखते हैं। खेड़ा जिले में आणंद के मुखिया
गड़बड़दास पटेल ने कोले, नायकड़ा आदि जाति के लगभग 2000 लोगों को इकट्ठा करके खानपुर के ठाकुर जीवाभाई के सहयोग से संग्राम छेड़ा था। उन्हें अंग्रेजों का सामना करने के लिए मालाजी जोशी और कृष्णदास देव ने भी साथ दिया था। अंत में गड़बड़दास के साथियों के पकड़े जाने से उन्हें सरकार ने तोप के गोले से उड़ा दिया था, जबकि गड़बड़दास को देश निकालने की सजा के रूप में अंडमान भेज दिया। वहाँ उनका अवसान हो गया था। ईडर में देखे अभी तो 16 मील दूर चांडुप यानी कि आज का चांडप गांव के लोग नाथाजी और यामाजी के नेतृत्व में संग्राम में जुड़ गए। ओखा मंडल और बाराडी के बीच नंदाना गांव के ब्रिटिश सैनिक छावनी थी। वहां नौसेना का सेनापति डोनावन अधीर होकर 4 अक्टूबर के प्रातःकाल सैन्य लेकर बेट की खाड़ी में पहुंच गया। सामने था बेट डर का किला। डोनावन ने तोपमारी का आदेश दिया। वाघेरों के पास तो ऐसी कोई आधुनिक युद्ध सामग्री थी नहीं। किले पर धड़ाधड़ गोली छूटने लगी। आधेड़ स्त्रियों ने रास्ते खोज निकाले। उन्हें अपने घर के गद्दों को भिगोकर भीना किया और किले पर आई। पुरुषों को कहा कि तुम हथियारों से युद्ध करो, हम तोप गोला इन भीगे गद्दों में झेल कर ठंडा कर देंगे, तो फूटेगा नहीं। देखो कितनी वीरांगनाएं थी। इस कार्य को वाघेर स्त्रियों ने किया। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ था। यह एक ऐसी घटना है जिसमें अपने जान की परवाह किए बिना महिलाओं ने अंग्रेज से दुश्मनों को तोप के गोले को झेलकर नाकाम कर दिया हो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसा ही यह साहसी कार्य था। मतलब ये युद्ध पूरे विश्व में एक अनूठा था कि वहाँ स्त्रियों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया और तोप के गोले को नाकाम कर दिया। ये सभी लक्ष्मीबाई ही थी, गुजरात की लक्ष्मीबाई। अब आगे देखें तो उत्तर गुजरात में पाटण, खेरालू, भिलोड़ा, मुडेठी आदि जगहों पर स्थानीय लोगों ने की सहायता से संग्राम शुरू हुई। इसके उपरांत दिसंबर 1858 में सेना के साथ तात्या टोपे गुजरात में आकर 15 दिन पंचमहाल में रुके थे। अंग्रेज सेना पीछे पड़ने से अंत में उन्हें बांसवाड़ा के जंगलों की तरफ भागना पड़ा था। अब देखते कि संग्राम का अंत कैसे हुआ, क्या वजह थी। तो संग्राम के दौरान अंग्रेज सरकार को शस्त्रों और सैनिकों की नई साधन सामग्री इंग्लैंड, ईरान आदि स्थानों से मिली थी। ईस्वी सन 1857 के 10 मई को संग्राम का आरंभ हुआ था, परंतु ईस्वी सन 1857 के जून में के अंत में तो अंग्रेजों के पास बनारस, इलाहाबाद पुनः आ गए थे। जुलाई के अंत में कानपुर भी ले लिया गया। सितंबर 1857 में दिल्ली भी ले लिया। बहादुर शाह और उनकी बेगम जिन्नत महल बंदी कर लिए गए। उनके शहजादों का अंग्रेजों ने वध कर दिया। बहादुर शाह और उसकी बेगम को बर्मा की राजधानी रंगून की जेल में रखा गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मार्च 1858 में लखनऊ को वापस ले लिया गया। झांसी की रानी ने के ही एक विश्वासघाती के कारण झांसी का पतन हुआ। वे कालपी की तरफ चली गई। उसके बाद भी घमासान लड़ाई लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुई। जगदीशपुर के कुंवर सिंह को मरण तुल्य चोट लगने से अप्रैल 1858 में भी मृत्यु हुई। मतलब हमारे जो वीर सैनिक थे उनको कहीं ना कहीं हमारे ही धोखेबाजों ने मरवाया था। नाना साहब पेशवा अंतिम पराजय के बाद नेपाल की तरफ भाग गए। बाद में उन्होंने भावनगर जिले के सीहोर गांव में निवास किया। ऐसा माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि 1902 में उनका अवसान हो गया है। उनके एक परिचित ने विश्वास करके तात्या तोपे को सरकारी अफसरों के हवाले किया। सरकार ने 18 अप्रैल 1859 के दिन तात्या तोपे को फांसी दे दी थी। ऐसा सरकारी वृत्तांत में प्रकाशित हुआ है, लेकिन सही है या गलत आज तक कोई नहीं जानता। जबकि अलग अलग माध्यमों से ऐसा जानने को मिला कि तात्या को बच गए, परंतु अन्य साम्यता वाले व्यक्ति को फांसी दे दी गई थी। तात्या के जीवन के अंतिम वर्ष नवसारी में बिताए, ऐसा माना जाता है। आज भी भावनगर और नवसारी में तात्या तोपे की समाधि मिलती है देखने को। अब आगे हम देखते हैं कि संग्राम निष्फल हो गया, कौन सी वजह थी। तो पहला था संग्राम में संकलन का अभाव था। संग्राम केंद्रीय नेतृत्व के बदले मात्र स्थानीय नेतृत्व में लड़ा गया था। जहां शक्ति कम पड़ती वहां अतिरिक्त नई शक्ति, शस्त्र और सैनिकों के स्वरूप में सहायता पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की गई थी। मतलब जो खोट होती थी उनको पूर्ति करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। संग्राम की शुरुआत निश्चित तारीख से पहले हो गई, जिससे संग्राम का आयोजन बिखर गया और अंग्रेज सचेत हो गए।
संग्राम का उग्र स्वरूप अधिकांश उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था। अधिकांश समाज सुधारक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संग्राम से जुड़े नहीं थे। ये बताना कि संग्राम को चेतना से प्लावित शिक्षित वर्ग का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था। विशाल भारत अपनी विषमता के लिए प्रसिद्ध है। अलग अलग राज्य के लोगों की भाषा, पोशाक, आहार आदि अलग अलग है। ब्रिटिश शासन से पहले अलग अलग प्रादेशिक सत्ताओं के बीच नीचे रहते आए थे, इसलिए सभी उनमें मेरा देश भारत है और हम भारत के नागरिक हैं ऐसी भावना नहीं थी। इसीलिए बहुत से राजाओं तो उस समय अंग्रेजों के पक्ष में थे अथवा तो उदासीन थे। सिख और गुरखे अंग्रेजों के पक्ष में रहकर लड़ते थे। उन्होंने संग्राम को निष्फल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संग्राम की सेना शस्त्र और सेनापति की तुलना में अंग्रेज अधिक बढ़ चढ़कर थे। अलग अलग नेतृत्व करने वाले भारत में से अंग्रेजों को हराने के बदले अपनी खोई हुई सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से लड़ते थे। इसीलिए वे अन्य के लिए या समूह के लिए नहीं लड़े। तो ये मुख्य वजह थी संग्राम का विफल होना। इसका परिणाम क्या हुआ? तो अंग्रेजों के पास सत्ता वापस लेने के मूल ध्येय से संग्राम निष्फल हो गया और उसके युग परिवर्तन भी हुआ। क्या हुआ? तो भारत में कंपनी शासन का अंत हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश ताज के शासन अंतर्गत आया। देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में दखलगिरी बंद हो गई। अंग्रेज सरकार को भारत के प्रतिनीति में परिवर्तन करना पड़ा। तो भारतीय सैनिकों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं में वृद्धि की गई। भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भी उत्पन्न हुई थी। ये महत्वपूर्ण कार्य भी हुए थे। अब स्वाध्याय है वो पाठ के आधार पर आप कर सकते हो, बहुत इजी है। रिक्त स्थान की पूर्ति हम व्हाट्सएप पे मैं भेजता हूँ, देख लेते हैं। जो समझ में नहीं आया आप मुझे पूछ सकते हो।